आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। शाम का समय था। मौसम का मिजाज जरा बिगड़ा बिगड़ा सा लग रहा था। अंधेरा तो पूरे फिजा में इस कदर फैला हुआ था कि मानो रोशनी कभी होगी ही नहीं। मैं चुपचाप आराम से अपने घर पर बैठा हुआ था और खिड़की से आ रही तूफानी हवाओं का मज़ा उठा रहा था। मैं यहाँ अपने इस नए घर में अकेला रहता हूँ और मुझे अकेला रहना ही पसंद है। इस नए घर में आए हुए मुझे 2-4 दिन ही बीते होंगे। अभी मैं कुर्सी पर आराम से बैठा ही था कि तभी अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुनकर मैं एकदम से उठकर खड़ा हो गया। भला इस वक्त ऐसे मौसम में कौन होगा? यहाँ तो आसपास दूसरा कोई घर भी नहीं है। खैर, मैं अपनी कुर्सी पर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने दरवाज़ा खोला तो ठीक मेरे सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। शक्ल से तो वो किसी मुसीबत का मारा लग रहा था। खैर, मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात है, आप कौन? तो इस पर वो आदमी बोला, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मेरा दोस्त वो मर जाएगा। इस पर मैंने उस आदमी से चौंकते हुए कहा, पर हुआ क्या है आपके दोस्त को? इस पर वो आदमी बोला, हम दोनों बाइक से जा रहे थे, तभी एक पेड़ हमारे ऊपर गिर गया और मेरा दोस्त उसी पेड़ के नीचे दब गया है। उस आदमी की बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में खटक रही थी कि भला ये आदमी पेड़ के नीचे से कैसे निकला होगा। पर वो आदमी इतनी गंभीरता से बोल रहा था कि मुझे उसकी बात माननी ही पड़ी। जिसके बाद मैं घर को बाहर से कुंडी मारकर उस आदमी के साथ चलता बना। टॉर्च की धुंधली रोशनी उस घने अंधेरे के आगे ना के बराबर मालूम पड़ रही थी, पर फिर भी किसी तरह मैं उस आदमी के पीछे पीछे चले जा रहा था। रह रहकर गरज रहे बादल माहौल में एक अलग सा डर घोल दे रहे थे, जिसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। अभी मैं चल ही रहा था कि तभी मेरे आगे आगे चल रहे उस आदमी ने अपने चलने की रफ्तार घटा ली और वो अब मेरे साथ साथ चलने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, आप वहाँ उस घर में अकेले रहते हैं? इस पर मैंने कहा, जी मैं यहाँ अकेले ही रहता हूँ। उस आदमी की बातों में मुझे कुछ गड़बड़ सा लग रहा था, पर अब कुछ किया भी नहीं जा सकता। जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो अब जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर मैं उसके साथ साथ चलता रहा। मौसम हर पल बिगड़ता ही जा रहा था। ऊपर से मुझे चलते हुए अब काफ़ी वक्त हो चला था। अभी हम लोग चल ही रहे थे कि तभी अचानक से हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई और साथ ही साथ बारिश भी। लिहाजा हम दोनों वहीं पास ही में एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए और किसी तरह से खुद को उस तेज बारिश से बचाने की कोशिश करने लगे। अभी मैं उस पेड़ के नीचे दुबक कर खड़ा ही था कि तभी मेरे कानों में एक आवाज़ गूंजी, वापस चला जा वरना मारा जाएगा। उस आवाज़ को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया और आसपास अपनी निगाहें दौड़ाने लगा, पर वहां आसपास उस आदमी के अलावा और कोई भी नहीं था। फिर मुझे आवाज़ किसने दिया होगा, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। खैर, कुछ ही देर में बारिश की रफ्तार कम हो गई और हम लोग वापस से आगे बढ़ने लगे। उस आदमी के साथ थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक पेड़ के नीचे एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई दिखी। तभी मैंने उस आदमी से कहा, ये आपकी है क्या? और आपका दोस्त कहाँ है? इस पर वो आदमी बोला,
हाँ, बाइक तो हमारी ही है, पर मेरा दोस्त कहाँ गया? इतना कहकर वो आदमी भागता हुआ अपनी बाइक के पास गया और अपने दोस्त को आवाज़ लगाने लगा। उसके पीछे पीछे मैं भी गया और चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखने लगा। अभी मैं चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देख ही रहा था कि तभी किसी ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया। मैं हड़बड़ाते हुए पीछे पलटा तो पाया कि ज़मीन पर एक आदमी गिरा हुआ है। उस आदमी की शक्ल बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं और उसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ था। तभी मेरी नज़र उस आदमी के बगल में खड़े उस व्यक्ति पर गई जो मुझे यहाँ पर लेकर आया था। उसका भी चेहरा अब काफ़ी बदल चुका था। दोनों का चेहरा पूरा कुचला हुआ नजर आ रहा था। मुझे समझ आ गया था कि दोनों कोई इंसान नहीं है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से भागूं कैसे। बहुत सोचने के बाद भी कुछ ना सूझने पर मैंने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर मैं जानता था कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं किसी तरह अपना पैर छुड़ाकर गिरते पड़ते वहां से भागा और सीधे घर पहुंचकर ही रुका। बाद में मुझे कहीं से पता चला कि एक बार बारिश के वक्त वो दोनों बाइक वाले वहीं से गुजर रहे थे। तभी उनके ऊपर बिजली गिर गई और वो दोनों लोग मारे गए। तब से उन्हीं की आत्माएं भटकती रहती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। ऑफिस से निकलकर रोज की तरह हम 3 दोस्त मदन काका के चाय की दुकान पर बैठकर चाय के मजे ले रहे थे कि तभी मैंने अपने दोस्तों से कहा, यार इतनी ठंड में चाय पीने का कितना मजा आता है ना। इस पर मेरे दोस्त करण ने कहा, हाँ यार मजा तो आता है, मगर कल से 7 दिनों के लिए ऑफिस बंद रहेगा, तो हम ना मिल पाएंगे और ना ही मदन काका के चाय की दुकान पर चाय पी पाएंगे। अभी करण की बात खत्म हुई ही थी कि तभी मेरे और एक दोस्त अरुण ने कहा, यार जब हमको 7 दिनों की छुट्टी मिली ही है तो क्यों ना हम कहीं से घूम कर आते हैं। अरुण की ये बात हमें काफ़ी अच्छी लगी, मगर हम सोच में पड़ गए कि आखिर जाएं तो जाएं कहाँ। कि तभी करण ने कहा, यार हम 7 दिनों के लिए मेरे नानी के घर चलते हैं, बड़ा मजा आएगा। हमने पहले से करण के मुंह से उसके नानी घर की काफ़ी सारी तारीफें सुन रखी थी, जिस कारण वहाँ जाने के लिए हम भी मान गए। जिसके बाद हमने तय किया कि हम कल शाम को अपनी कार लेकर वहाँ जाने के लिए घर से निकलेंगे। साथ ही साथ मैंने अपने दोस्तों से कहा, तुम दोनों कल शाम 5 बजे हाईवे वाली मोड़ पर खड़े रहना और मैं कार लेकर सीधे वहीं पहुंच जाऊंगा। सारी बात तय हो जाने के बाद हम तीनों अपने अपने घर चले आए। जिसके बाद सारी तैयारी करके अगले दिन ठीक 5 बजे मैं कार लेकर अपने घर से निकला और 5:10 में अपने दोस्तों के पास पहुंच गया। जिसके बाद हम करण के नानी के घर जाने वाले रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। हालांकि मौसम ठंड का था, जिस कारण हम अपने कार की सारी खिड़कियां बंद करके अपनी सीट पर दुबक कर बैठे हुए थे। हमारे यहाँ से करण का नानी घर करीब 6 घंटे का सफ़र था, तो हम रात के 11 बजे तक वहाँ पहुँच जाएंगे। कुछ देर कार चलाने के बाद अंधेरे ने अपना डेरा जमाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते आसमान पर सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली। अब ठंड और अंधेरे का असर हमें साफ साफ हाईवे पर दिखाई देने लगा था, क्योंकि अब हाईवे पर गाड़ियों का काफिला काफ़ी कम हो चुका था। कोहरा तो इस कदर पूरे रास्ते पर फैला हुआ था कि हमारी हेडलाइट की रोशनी में सारा कुछ
धुंधला धुंधला सा दिख रहा था। तभी मैंने जब गाड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 8 बजे का, यानी कि अब तक हमने आधा सफ़र ही तय किया था, मगर बाकी का आधा सफ़र हमारे लिए इतना खौफनाक होगा ये हमें कहाँ पता था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने कार को रास्ते के किनारे रोका, जिसके बाद हम तीनों घर से लाए रात के खाने को मिल बांट कर खाने लगे। खाना पीना हो जाने के बाद हम वापस से हाईवे पर आगे बढ़ने लगे। अब रात काफ़ी हो गई थी, जिस कारण पूरा हाईवे सुनसान हो गया था। बीच बीच में हमें उस हाईवे पर इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिखाई पड़ रही थी। अभी मैं कार चला ही रहा था कि तभी पीछे बैठे करण ने कहा, आगे से बाएं वाला रास्ता ले लेना, वही रास्ता मेरे नानी के घर जाता है। करण की ये बात मुझे काफ़ी हैरान करने वाली लगी, क्योंकि यहाँ पहुँचने से पहले वो बार बार बोल रहा था कि आगे से दाएं वाला रास्ता मेरी नानी के घर जाता है, मगर यहाँ आकर वो बोल रहा है कि बाएं वाला रास्ता उसके नानी के घर जाता है। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे करण, तू तो पहले बोल रहा था कि दाएं वाला रास्ता है तेरे नानी के घर जाता है, और अब तू बाएं जाने के लिए बोल रहा है। इस पर करण ने कहा, बाएं वाला रास्ता ही जाता है, तू कार उधर ले। खैर मुझे तो रास्ता पता नहीं था, मगर करण वो बार बार अपनी नानी के घर आना जाना करता है तो उसे तो पता ही होगा। ये सोचकर मैंने कार को बाईं ओर मोड़ लिया। तो कार को बाईं ओर मोड़ते ही हमारे आगे एक कच्चा रास्ता था, और उस रास्ते पर पहले वाले रास्ते से भी ज़्यादा अंधेरा था। रास्ते के दोनों तरफ लंबे लंबे पेड़ और घने जंगल होने के कारण बार बार हमें जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। रास्ता काफ़ी पतला होने के कारण मुझे कार चलाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिस कारण मैंने करण से कहा, अरे करण, और कितना वक्त लगेगा? इस पर करण ने जवाब दिया, बस सब और एक आधा घंटा ही लगेगा। वो रास्ता पूरी तरह से खाली होने के कारण कोहरे ने पूरी तरह से उस रास्ते पर अपना डेरा जमा लिया था। दूर दूर तक उस रास्ते पर हमारे अलावा हमें और कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी हमारी कार कोहरे को चीरती हुई आगे बढ़ ही रही थी कि तभी चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। कार के अचानक बंद हो जाने से मैं एकदम से चौंक गया और बार बार कार स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, मगर कार स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कि तभी मेरी नज़र कार के फ्यूल मीटर पर गई तो मैंने देखा कि कार का सारा डीजल खत्म हो गया है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने देखा था कि कार में काफ़ी डीजल था, तो अचानक सारा डीजल ऐसे ख़त्म कैसे हो सकता है? ये सारी बात मैंने अपनी बगल के सीट पर बैठे अरुण को बताई और हम दोनों कार से बाहर निकले। तो बाहर निकलते ही हमें डीजल की गंध आने लगी। फिर जब हमने कार के पीछे ज़मीन पर देखा तो ज़मीन पर काफ़ी सारा डीजल गिरा हुआ था। उस नज़ारे को देखकर हम समझ गए कि हमारे कार की डीजल टंकी फट चुकी है। मगर मैंने साथ ही साथ एक और बात पर गौर किया कि हमारे कार खराब हो जाने का करण पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अचानक करण को हुआ तो हुआ क्या, कार चलते वक्त मैं बार बार उसे RVM यानी कि रियर व्यू मिरर पर देखे जा रहा था, तो वो कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था। हमारी कार की ऐसी हालत थी कि वो बिना टंकी चेंज किए ठीक नहीं हो सकती थी। मगर हमें इस रास्ते पर दूर दूर तक हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था, तो हम मदद मांगे तो मांगे किससे? जिस पर मैंने चलकर करण के पास जाते हुए कहा, यार करण, कार की टंकी फट चुकी है, तो यहाँ कहीं रुकने की जगह है क्या? इस पर करण ने कहा, हाँ एक जगह है,
रात गुजारने का, जो पास ही में है थोड़ा। जिसके बाद हमने तय किया कि आज रात हम उसी जगह पर गुजार लेंगे और सुबह होते ही किसी से मदद मांग लेंगे। लिहाजा हमने कार को वहीं पर अच्छी तरह से लॉक किया और करण के साथ उस जगह की तरफ चलते बने। करण हमें जंगल के अंदर ले जा रहा था, तो ये बात मेरे जहन में खटकी कि आखिर जंगल के अंदर रात रुकने की कौन सी जगह होगी। एक तो कड़कड़ा देने वाली ठंड, ऊपर से जंगल में छाया घना कोहरा एक ऐसे डर का माहौल बना रहा था कि जिसे मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकता। खैर करण हमारा काफ़ी पुराना दोस्त था, तो हम उस पर भरोसा करके उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद करण अचानक रुक गया, तो मैंने उससे कहा, क्या बात है, तो अचानक रुक क्यों गया? तो मेरे इस बात का करण ने कोई जवाब नहीं दिया। इस पर मैंने दोबारा करण से कहा, क्या हुआ, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मेरे दोबारा बोलते ही करण एकदम से पीछे हमारी ओर पलटा, तो करण के पलटते ही हम एकदम से चौंक गए और इतनी ठंड में भी हमारा चेहरा पूरी तरह से पसीने में लथपथ हो गया, क्योंकि करण के पलटते ही जब हमने उसका चेहरा देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून टपक रहा था। ये दृश्य देखकर हम समझ गए कि ये हमारा दोस्त करण नहीं है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते तभी उस भूत ने एकदम से हमारा गला पकड़ लिया। उसके गला पकड़ते ही हमारी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अभी हम मरने ही वाले थे कि तभी वहाँ एक साधु महाराज आ गए। उन्होंने अपने थैले में से भभूत निकालकर उस भूत पर छिड़का, जिससे वो भूत एकदम से गायब हो गया। जिसके बाद हमने उन साधु महाराज को करण के बारे में पूरी बात बताई, तो उन्होंने कहा, रास्ते पर खाना खाने के लिए तुमने जहाँ कार रोकी थी, तो वहीं बगल में एक पेड़ पर यह भूत रहता था, और तुम जब खाना खा रहे थे तो उसने करण को अपने वश में कर लिया और करण का रूप लेकर तुम्हारे साथ चलाया, और असली वाला करण वहीं पर बेहोश पड़ा है। साथ ही साथ बाबा ने ये भी बताया, तुम लोगों की कार खराब नहीं हुई थी, ये सब एक छलावा है। तुम कार लेकर जल्दी से करण के पास चले जाओ। बाबा की बात सुनकर हम एकदम से भागकर कार के पास आए, तो सच में हमारी कार ठीक थी। जिसके बाद हम उसी जगह पर गए जहां हमने खाने के लिए कार रोकी थी, तो हाँ, वहां करण बेहोश था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।